कैसे हैं साथी? जय भीम। मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से आपके बीच हरकेश्वर सर के साथ जो दलित चिंतक, समाज सेवी और राजनीतिक भी हैं। आज इसे हम कुछ सवाल करते हैं, उनका ये अपने अनुभव से जवाब देंगे और संविधान के ज्ञाता भी हैं, पढ़ते भी हैं। सर, ये मंडल आयोग का जो रिपोर्ट 1990 में लागू हुआ था, उसके पहले SC/ST का आरक्षण पर कोई बाधा खड़ी नहीं होती थी। लेकिन कमीशन जो आपका ये मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू होने के बाद SC/ST के आरक्षण पर तरह तरह का अड़ंगा लगाना शुरू हो गया। इसका क्या कारण? अब देखिए, इसको बहुत गहराई से समझना होगा जी कि SC/ST का आरक्षण जो है संविधान के अनुच्छेद 335 के तहत है। संविधान के अनुच्छेद 335 में SC/ST के आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। और उस प्रावधान में स्टेट को सिर्फ एक ही चीज देखना है, सिर्फ एक ही चीज देखना है कि SC/ST को आरक्षण देने में कहीं प्रशासनिक दक्षता जो है प्रभावित नहीं हो जाए। एक ही चीज देखना है। तो उसके लिए भी पहले से व्यवस्था कर दिया गया कि हर एक पद का क्वालिफिकेशन निर्धारित कर दिया गया, मिनिमम क्वालिफिकेशन। उस क्वालिफिकेशन से नीचे के लोग नहीं जाएगा, ठीक है। SC/ST में, हाँ, जनरल में भी मतलब उसमें कर दिया कि SC/ST का जो भी मान ले आदमी, अच्छा कोई भी आदमी आरक्षण के कारण ऐसा नहीं है कि मान ले कि कम मेरिट वाला चल जाए, मतलब ऐसा नहीं कि जो अक्षम लोग चला जाए और उससे प्रशासनिक दक्षता पर प्रभाव पड़े, ठीक है। ये चीजें को देखने का उसमें था, ठीक है। तो उसके लिए भी व्यवस्था कर दिया गया कि प्रत्येक पद जो है, पद का उसमें योग्यता निर्धारित कर दिया गया। उससे कम योग्यता वाले को नहीं दिया जाता था, नहीं लेने का प्रावधान उसमें। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं, जैसे डॉक्टर मान लेकर बनना है, चिकित्सा पदाधिकारी मान लेकर नियुक्ति करना है, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? MBBS। तो MBBS जनरल के लिए भी है और SC/ST के लिए भी MBBS है। ऐसा नहीं है कि अगर MBBS नहीं मिलेगा तो मैट्रिक पास के लोगों को चिकित्सा पदाधिकारी बना दिया जाएगा, है ना। तो इसीलिए व्यवस्था कर दिया गया। उसी तरह से मान लीजिए कि आप आ जाइए असिस्टेंट इंजीनियर बनाना है, तो किसको बनाइएगा भाई? जो बीटेक किया रहेगा, जो बीटेक किया रहेगा, चाहे बैचलर इंजीनियरिंग में बैचलर किया रहेगा, उसी को असिस्टेंट इंजीनियर के बल पर कर कीजिएगा। उसी के अलावा कोई भी पद है, IAS है, IPS है, वन विभाग का कोई भी पद है, सब पद का, इवन चपरासी का भी, उसका भी पद मान लेकर निर्धारित कर दिया गया कि उससे कम क्वालिफिकेशन वाले को हम नहीं लेंगे, भले हमारा सीट खाली रह जाए, समझे। तो ये व्यवस्था तो ऑलरेडी हो गया। तो वहां पर स्टेट को कुछ बचता ही नहीं था। सरकार को SC/ST पर के आरक्षण पर बाधा डालने का कोई उनको उपाय नहीं बचता था। और इसीलिए लगातार कंटिन्यूअस में नौकरी में भी और रिजर्वेशन प्रमोशन में भी SC/ST को लगातार रिजर्वेशन मिलते रहा। लेकिन जैसे ही मंडल कमीशन मान लेकर लागू हुआ, ठीक है, तो मंडल कमीशन लागू हुआ, जब मामला कोर्ट में गया इंदिरा साहनी मामले में, तो वह सारा बहस हो गया 16(4) के तहत। संविधान का अनुच्छेद 16(4), क्योंकि 16(4) में बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन है, तो सारा बहस 16(4) पर हो गया। 335 पर चर्चा ही नहीं। और 16(4) में चर्चा करते हुए ये कर दिया गया कि अब शेड्यूल कास्ट, अच्छा उसमें प्रमोशन का कोई मान लीजिए कि संवैधानिक प्रावधान नहीं है इसमें 16(4) में, तो इसलिए हम इसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देंगे। लेकिन चूंकि शेड्यूल कास्ट कोई पार्टी नहीं था, इसके बावजूद भी कोर्ट ने निर्णय दे दिया। मामला तो OBC के साथ था और हाँ, OBC का था, घसीट दिया कोर्ट के द्वारा। हाँ, इसलिए कि 16(4) का ऐसे कर रहा था, हम लोग 335 को गिरा दिया 16(4) में। 16(4) के हिसाब से हमारे खिलाफ कह दिया कि आपका भी रिजर्वेशन गोल। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए, अच्छा स्टेट गवर्नमेंट चाहती है, चाहे स्टेट चाहता है कि इनको हम रिजर्वेशन दें, तो संविधान भी अलग से SC/ST के लिए व्यवस्था करना होगा।
और हमारे लिए व्यवस्था 16/4 में लोग कर दिया, जबकि 335 में करना चाहिए था SC/ST का, लेकिन कर दिया 16/4 में। नतीजा हुआ कि रिजर्वेशन प्रमोशन गोल हो गया। अब आप देख रहे हैं ना, जैसे बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देने में कितना साल लगा। 1950 में संविधान बना है और 1990 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू। मतलब बैकवर्ड के जांच करने के नाम पर, क्योंकि उसमें स्टेट को पावर है, उसमें का स्टेट को पावर है कि बैकवर्ड क्लास में उसी को रिजर्वेशन देगा, उसी पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन देगा जिनका प्रतिनिधित्व कम रहेगा। तो प्रतिनिधित्व की जांच कराएगा, बैकवर्डनेस की जांच कराएगा, तब न देगा, और उसे सहमत होगा तब न देगा। तो वहां पर स्टेट को पावर हो जाता है, और उसी पावर का दुरुपयोग स्टेट करके ओबीसी को इतना देर तक लटकाए रखा, और उसी पावर का अभी मान लें कि हम लोग को बदल दिया। 335 पर चर्चा नहीं है, हमारा रिजर्वेशन 335 के तहत है, उसमें किसी तरह का मान लें कि स्टेट को पावर ही नहीं है। और वो लोग क्या चाहता है कि हम 16/4 के तहत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में भी हम पावर ले ले और उनमें हम वर्गीकरण करा दें, जबकि कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। सर ये दूसरा सवाल उठता है कि SC/ST का आरक्षण लागू करने में ओबीसी की तरह बिना किसी आयोग की रिपोर्ट के बिना लागू हो गया आयोग। वही तो मैं बता रहा था ना, क्योंकि SC/ST को जो रिजर्वेशन मान लेके दिया हुआ है, उसमें क्योंकि SC/ST का लिस्ट जो बना हुआ है उनको रिजर्वेशन देना है, और उसमें किसी तरह का जांच की जरूरत नहीं है। उनको रेगुलर निरंतरता में उनके दावा को लगातार मानते रहना, सिर्फ एक ही चीज देखना है। क्या देखना है कि इफिशियंसी का ह्रास नहीं हो, प्रशासनिक दक्षता में कोई अयोग्य आदमी नहीं आ जाए। तो उसके लिए भी तो संविधान में व्यवस्था ऑलरेडी किया हुआ है सबको कि भाई किस पद का क्या क्वालिफिकेशन हो। तो वहां पर चूंकि स्टेट का कोई पावर नहीं था, इसीलिए उसमें लेटर नहीं हुआ, आदेश था तुरंत लागू हो गया। ऐसे को स्टेट को पावर दे दिया, ये पॉलिटिकल मान लेके बना दिया, पॉलिटिकल कारण के चलते ओबीसी को इतना लेट हो गया, हम लोग को लेट नहीं हुआ। लेकिन वही स्थिति जो ओबीसी का है, वही स्थिति अब शेड्यूल कास्ट को लोग करना चाह रहा है। अब सर ये तीसरा एक सवाल है, आरक्षण क्या सामाजिक इशू है या राजनीतिक इशू? एकदम निश्चित रूप से ये एक सोशल इशू है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। 100% सोशल इशू है, सामाजिक बदलाव के लिए मान लीजिए है, लेकिन इसको राजनीतिक इस्तेमाल लोग कर रहा है, जिसके चलते ये मान लीजिए उथल पुथल मचा हुआ है। उसका उदाहरण सर है ये ताती तत्वा को नीतीश कुमार ने जो वही हो गया, पॉलिटिकल हो गया। उसको पॉलिटिकल इस्तेमाल, जब कोई पावर ही नहीं है, ठीक है, पावर ही नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है। जी। एक और सवाल सर, चौथा सवाल है मेरे पास। बाबा साहब ने SC/ST के मामले में यानी SC/ST की सूची में संशोधन का अधिकार राज्यों को क्यों नहीं दिया? हाँ, ये अच्छा सवाल आपने कर दिया कि देखिए संविधान का अनुच्छेद 341 है, तो 341 के पार्ट 2 में, 341 के पार्ट 2 में ये व्यवस्था है, मतलब शेड्यूल कास्ट की सूची को संशोधित करने का प्रावधान उसमें है। मतलब ये है कि अगर शेड्यूल कास्ट के सूची में कोई आदमी शामिल हो गया है जो शेड्यूल कास्ट में शामिल होने की योग्यता नहीं रखता है, लेकिन किसी कारण से अगर शामिल हो गया हो, ठीक है, या बाहर वो शेड्यूल कास्ट में रहने की योग्यता रहते हुए भी कुछ जातियां अगर छूट गई हो, अनटचेबल्स रहते हुए भी और शामिल नहीं हो पाई हो, तो उनको शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में शामिल करने का प्रावधान संविधान में रखा हुआ है, ठीक है, किया हुआ है। मतलब कि जो इसमें गलत तरीके से घुस गए हैं उनको निकालने का, या कोई गलती से छूट गया है तो उसको शामिल करने का। तो ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 342 के 2 में है, ठीक है। लेकिन बाबा साहब ने इसके लिए स्टेट को कोई पावर नहीं दिया, सीधा किसको पावर दिया? पार्लियामेंट को, संसद को, मतलब केंद्र सरकार को भी नहीं दिया, संसद को दिया, किसी राज्य सरकार को भी नहीं दिया, केंद्र सरकार को भी नहीं दिया। इवन पहले राष्ट्रपति का हस्ताक्षर से हो जाता था, रिपोर्ट मांगा के, उनको भी नहीं दिया। कहा कि जब भी होगा तो पार्लियामेंट से होगा। क्यों? इसलिए कि पार्लियामेंट से होगा तो डिफिकल्ट होगा, कोई भी काम मान लीजिए कि होता है कि कोई आसानी से गलत काम नहीं कर सकेगा, पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, उसका नहीं हो पाएगा।
इसलिए पूरा उसको हार्ड बनाया गया ताकि स्टेट का उस पर इंटरफेरेंस नहीं हो सके, ठीक है। और इसी क्रम में एक और बता रहे हैं, इसके कारणों को बाबा साहब ने खुद बतलाया है। जब ये व्यवस्था संविधान में हो रहा था कि भाई इसमें पार्लियामेंट ही सक्षम प्राधिकार होगा, किसी स्टेट को उसमें कोई पावर नहीं होगा, ना केंद्र का होगा ना राज्य सरकार को। तो जब प्रावधान किया जा रहा था, प्रारूप समिति की बैठक हो रही थी, तो उसमें एक मेंबर थे, तो मेंबर ने सवाल किया बाबा साहब से, डॉक्टर अम्बेडकर आपने जो प्रावधान ऊपर वाला किया तो ये तो बहुत पसंद आया, ये भी मानने का अच्छा है, लेकिन इसमें स्टेट को आपने कोई पावर नहीं दिया। स्टेट मतलब सरकार, स्टेट मतलब सिर्फ राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार, हाँ हाँ, स्टेट मतलब वो, तो आपने उसमें उनको कोई पावर नहीं दिया। तो इसके चलते स्टेट जो है ना अपने आप को नेग्लेक्टेड महसूस करेगा, ठीक है, नेग्लेक्टेड महसूस करेगा कि हमको तो इसमें कुछ ही नहीं। तो इसलिए मेरा संशोधन है, उसमें स्टेट को भी कुछ पावर दिया जाना चाहिए, ठीक है। पार्लियामेंट करेगा लेकिन उसमें स्टेट को भी कुछ पावर वो दिया जाए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि देखिए मैंने बहुत सोच समझकर ये प्रावधान किया है और स्टेट को कोई पावर नहीं दिया, बहुत सोच समझ के किया है। और वजह ये है कि आज की तारीख में जब हम लोग बैठक कर रहे थे उस समय कि शेड्यूल कास्ट में जागरूकता बहुत कम है, अपने अधिकार के प्रति सचेत बहुत कम लोग उसमें हैं। तो जो भी मिलेगा उनको प्रावधान के चलते संविधान, तो वो आसानी से ले लेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो क्यों मिल रहा है, क्यों मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ले लेंगे वो, ठीक है। लेकिन एक समय आएगा 50 साल 60 साल के बाद कि जब लोग जागरूक हो गए, जब समझदार हो गए, जब पढ़ने लिखने हो गए, तो अपने अधिकार के प्रति सचेत होने लगे। तो जैसे ही अपने अधिकार के प्रति सचेत हो गए तो उनको लगने लगेगा कि मेरा अधिकार कहाँ है, मेरे अधिकार को कौन छीन रहा है ना, मेरे अधिकार कैसे संरक्षित रहेगा। तो जब आंदोलन करने लगे अपने अधिकार को पाने के लिए, SC/ST के कोई भी व्यक्ति जब समझ जाएगा तो आंदोलन करेगा और अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू करेगा। सर इसका उदाहरण तो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट भी हुआ था, तो वही बता रहे ना। तो जब वो लड़ना शुरू करेगा तो क्या होगा, तो जब लड़ना शुरू करेगा तो स्टेट का कोई मिनिस्टर उसका विरोधी हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। करे ये तो कोई बोलता नहीं था शेड्यूल कास्ट, आज बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, तो उस आदमी को दुश्मन हो जाएगा। और उस आदमी का ही दुश्मन नहीं होगा, पूरा उसका समाज ही दुश्मन हो जाएगा, उसके जाति का भी दुश्मन हो जाएगा, और दुश्मन के रूप में ट्रीट करेगा। और क्या करेगा, उसकी जाति को शेड्यूल कास्ट के लिस्ट से निकालने का षड्यंत्र करेगा। मतलब उसकी पूरी जाति को ही शेड्यूल कास्ट से हटाने का, निकालने का षड्यंत्र करेगा, जिससे पूरा SC/ST की सूची ही डिस्टर्ब हो जाएगी। और इसीलिए मैंने स्टेट को कोई पावर नहीं दिया, इसमें नहीं व्यवस्था किया। तब सब लोग सहमत हो गया। तो ये बाबा साहब इतना दूरदृष्टि वाले थे। और आज आप देख रहे हैं, आज जो वर्गीकरण का सवाल है, संविधान में वर्गीकरण का कहीं व्यवस्था नहीं है, इसके बावजूद भी स्टेट को कोई पावर नहीं है, फिर भी आज जबरदस्ती स्टेट पावर मान लेके करके इस्तेमाल करके आज जो बढ़े चढ़े लोग, जो लड़ने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ खड़ा हो गए। जो डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय जो परिकल्पना किया था कि जो लड़ेगा, जो आगे रहेगा, जो अधिकार के लड़ेगा, उसके और उसके जाति के खिलाफ मानने की व्यवस्था हो जाएगा, वही हो गई। जैसे बिहार में रामविलास पासवान के कारण, पॉलिटिकल कारण से पूरा पासवान जाति को किया गया। यूपी में आप जाइए, मायावती के कारण मान लेंगे पूरा जाटो जाति को मान लेंगे सूचना से निकालने का हो रहा है। उसी तरह से हरियाणा, चाहे जहां भी चले जाइए, तो जो लोग लड़ने वाले हैं, जो अधिकार मांगने लगे हैं, उनको हटाने का प्रयास मान लीजिए कि होने लगेगा। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं किया था। तो आज जिसका पावर नहीं है, पावर नहीं रहते हुए भी इस तरह का तमाशा हो रहा है। अगर पावर आता तो सोचिए कि ये लोग क्या करता। तो डॉक्टर अम्बेडकर इतना अगर सोचित थे तो ऐसे मान ले कि हमारे बाबा साहब थे,
सर ये एक आखिरी सवाल है आपसे, 5वां सवाल है। हाँ, अनुसूचित जाति की सूची हाँ, सजातीय है, हाँ, जिसमें सभी लोग एक ही हाँ, प्रताड़ना अस्पृश्यता से प्रताड़ित रहे, हाँ, फिर इसमें वर्गीकरण का आधार क्या? वही तो सवाल है ना। सजातीय करने का मतलब है कि सब लोग, ऐसा नहीं है कि 5-6 चीज को मिला के एक मान लीजिए कि बना दिया गया। जैसे ओबीसी का लिस्ट है, जी तो ओबीसी में जो सामाजिक आधार पर पिछड़ा हुआ है, हाँ, जो शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा हुआ है, जो सांस्कृतिक आधार पर पिछड़ा हुआ है, जो आर्थिक आधार पर पिछड़ा हुआ था, सब का सम्मिश्रण मिला के तब बनाया हुआ है। तो हो सकता है कि कोई सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, हाँ, कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, कोई सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हो, कोई सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, तो उसको तो उस आधार पर अलग सामाजिक पिछड़ापन का अलग कर सकते हैं, आर्थिक पिछड़ापन पर अलग कर सकते हैं, सांस्कृतिक पर अलग कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट को कैसे करिएगा? शेड्यूल कास्ट तो सिर्फ अस्पृश्यों की लिस्ट है ना, बिल्कुल सर। तो अस्पृश्यता को कैसे आप अलग करिएगा? एक ही चीज है। कैसे उसको कैसे कहिएगा कि किसके साथ अधिक अस्पृश्यता हुआ है और उसके साथ कब हुआ है? तो अस्पृश्यता को बांटा नहीं जा सकता, ठीक है। अस्पृश्यता है, उसमें कम और बेसी का सवाल नहीं होता है। इसीलिए 5 जज बेंच का जो फैसला आया था, कहा कि ये तो सजातीय लोग हैं, होमोजीनियस क्लास है, इसको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ये संविधान का उल्लंघन होगा, और उसी को पलटने का मानने की साजिश हो रहा है। तो सीधा सा सवाल है कि जो पावर नहीं है, तो पावर गेन करने के लिए स्टेट जो है पगलाया हुआ है, और ये लोग चाहता है कि जिस तरह से हम बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देते हैं, बैकवर्ड क्लास में मेरा पावर है कि किसको लिस्ट में हम इधर उधर कर दें, उसी तरह से शेड्यूल कास्ट में भी इधर उधर कर दें का हमको पावर मिल जाए। तो वो कहता है कि 16(4) के तहत तो हो जाएगा ना, तो हमको पावर मिल जाएगा। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन तो 335 के तहत है, लेकिन 335 का कोई चर्चा नहीं कर रहा है, आज तक चर्चा नहीं हुआ, अब चर्चा शुरू हुआ है। हम लोग शुरू किए हैं और एक विश्राम साहब वाले उन्होंने शुरू किया। तो जब ये मामला जब सामने आएगा तो सब हाका बाका रह जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट पर आपको कुछ करना ही नहीं है ना। तो खैर चलिए, आपका मान लें कि सभी सवालों का जवाब तो हो गया। साथियों, हरिप्रसाद सर से आपने बहुत ही गंभीर मुद्दे पर उनकी राय, उनके विषय, उनके अनुभव को सुना। फिर कल मिलते हैं किसी अन्य विषय पर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।